हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुप्तकालीन सांस्कृतिक गतिविधियाँ। सांस्कृतिक में क्या आ जाता है आपका? स्थापत्य आ जाता है, संगीत आ जाता है, चित्रकला आ जाता है, साहित्य आ जाता है अगर कुछ लेखक आए हैं, नाट्य आ जाता है। ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं? आपकी सांस्कृतिक गतिविधियों में। तो बात कर लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि गुप्त काल में ही सबसे ज़्यादा इसको क्या बोला जाता है? क्लासिक युग। क्लासिक युग क्या होता है? जब संस्कृति की दृष्टि से सबसे उत्तम युग हो, गोल्डन एरा बोला जाता है कि गोल्डन एरा था ये। इसी काल में सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक कार्य हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग इस पर डिटेल में लास्ट वीडियो इसीलिए पहले से वो कर दिया था कि इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करें। तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं। क्या लिखा है? गुप्तकालीन सांस्कृतिक गतिविधियाँ। कला तथा साहित्य की दृष्टि से इसको बोला जाता है स्वर्ण युग। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है, जैसे चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण युग बोला जाता है जहांगीर के काल को, कला एवं साहित्य की दृष्टि से बोला जाएगा किसको? गुप्त काल को। स्थापत्य की दृष्टि से बोला जाएगा शाहजहाँ को। इस तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले जो मंदिर बनते थे, खास तौर से मंदिर की एक दो शैली होती हैं, तीन होती हैं टोटल। नागर, दूसरी होती है बेसर और तीसरी होती है द्रविड़ शैली। तो जो उत्तर भारत मंदिर मिलेंगे, उत्तर भारत में क्या आ जाता है? जो हिंदी वाला बेल्ट है वहाँ पे वो नागर शैली, ये दक्षिण में, एकदम दक्षिण में। और जो बीच का स्थान है कृष्णा नदी से लेके नर्मदा नदी के बीच का, वहाँ पे आपकी शैली मिलेगी कौन सी? बेसर, खासतौर से कर्नाटका वगैरह में। जो पट्टदकल में आपके मंदिर है वहाँ पे, जो आपके बादामी में है, तो वहाँ पे बेसर शैली मिलेगी। द्रविड़ साउथ में मिलेगी एकदम, और जो नागर है वो आपके उत्तर भारत में मिलेगी। तो पहले के मंदिर क्या थे? सपाट बनते थे। इस काल में क्या हुआ? शिखर युक्त मंदिर बनने लगे, मतलब मंदिरों के ऊपर शिखर होता था। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायरेक्ट ये मंदिर से पूछ लेता है ये मंदिर कहाँ पे है, तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा इसको। भीतरगांव है, भीतरगांव और सिरपुर, दो ऐसी जगह है जहाँ ईंट निर्मित मंदिरों के साक्ष्य, अभी भी उनके खंडर हैं और ईंट निर्मित मंदिरों के साक्ष्य हैं। तो ईंट निर्मित दो मंदिर कहाँ हैं? भीतरगांव कानपुर में और सिरपुर छत्तीसगढ़ में। अगले उस पे आते हैं। देवगढ़ झांसी के पास है, ललितपुर, ललितपुर में देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। भगवान विष्णु की मूर्ति है, लेटे हुए भगवान विष्णु है यहाँ पे। और पहला ऐसा मंदिर है जो पंचायतन शैली में बनाया गया। पंचायतन शैली क्या होती है? पहले एक मेन मंदिर होगा, इसके आसपास क्या होंगे? और सारे मंदिर होंगे, जो कि पहले मुख्य देवता का मंदिर हो गया और बाद में सहयोगी देवताओं के मंदिर। ठीक है, तो ये हो गई पंचायतन शैली। नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पड़ता है? पन्ना में। पन्ना कहाँ है? एमपी में। तो पार्वती मंदिर कहाँ है नचना कुठार का? पन्ना में। ये फैक्चुअल चीज़ें देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रहे हैं कि कभी कभार भूल भटक के पूछ लिया गया। जैसे देवगढ़ का तो डायरेक्ट पूछ लेता है, ये तो आता है, ठीक है। ऊपर ये भीतरगांव के भी पूछ लिए जाते हैं। ये नचना कुठार का नहीं पूछते हैं नॉर्मली, लेकिन कभी कभार अगर पूछ लिया तो ये भी आपका छूटे ना। मड़ियार मठ करके है बिहार में, यहाँ पे भी एक मंदिर है, इसी काल का है, गुप्त काल का। तिगुआ जबलपुर में है, तिगुआ में अभी भी मंदिर है एक, तो तिगुआ में जबलपुर का मंदिर। एरण, एरण करके स्थान है, सागर में पड़ता है। एरण अभिलेख भी है सती प्रथा का, सबसे पहला साक्ष्य भी कहाँ से मिलेगा? एरण अभिलेख से। ठीक है, तो सती प्रथा का साक्ष्य भी, प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? फर्स्ट यहाँ से ही। तो एरण में, सागर में मंदिर है, एरण मंदिर। ठीक, जबलपुर वाला अलग है, एरण में सागर वाला अलग है। भूमरा, भूमरा मंदिर है आपका सतना में। पिपरिया सतना में, भूमरा, पिपरिया, नागोद, खोह, चार मंदिर हैं ये आपके सतना में। और सभी का निर्माण कहाँ हुआ है? गुप्त काल में। तो यहाँ पे मंदिरों की हम लोगों ने बात कर ली, शैलियाँ मैंने आप लोग को बताई दी। अब जब मंदिर मूर्ति की जो शैली पे बात करेंगे, मंदिरों की शैली पे, वो डिटेल में करेंगे कि नागर शैली की क्या विशेषताएं हैं, आपकी द्रविड़ शैली की क्या है और बेसर शैली की क्या है। अब आते हैं मूर्तिकला पर। बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनी हैं इस काल में। मतलब ये लोग कितने ज़्यादा सहिष्णु लोग थे। सहिष्णुता का मतलब समझाया था आप लोग को
कि सभी धर्म का सम्मान कर रहे हैं, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित, जबकि ये अधिकतर शासक, अधिकांश क्या ऑलमोस्ट सारे शासक क्या थे, भागवत धर्म, विष्णु धर्म से संबंधित थे। लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ भी यहाँ पे मिलेंगी आपको। प्रशासन और राजनीति में क्या था, प्रशासन बताया वंशानुगत चलता था, राजा बनेगा फिर उसका पुत्र बनेगा फिर उसका पुत्र बनेगा। निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था थी। निरंकुश क्या होता है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, राजा के ऊपर कोई नहीं होता था, ये जो चाहेगा, जो मर्जी होगी वही करेगा। जैसे आज के काल में है कि जो आपका पीएम है, मेन शासक, उसके ऊपर अंकुश है, संसद के द्वारा अंकुश लगाया जाता है, संसद कभी भी चाहे अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार गिरा सकती है। न्यायपालिका का भी उसके ऊपर अंकुश है। न्यायपालिका का क्या काम है कि उसके जो भी निर्णय हैं वो संविधान के अगर मूल ढांचे के विपरीत हैं तो न्यायपालिका उसको निरस्त कर सकती है। लेकिन पहले ऐसा कोई अंकुश नहीं होता था। अब उच्चाधिकारियों की बात कर रहे हैं कि उच्चाधिकारी को क्या बोला जाता था, अमात्य या कुमारामात्य। तो ये डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी पूछ लेते हैं कि अमात्य या कुमारामात्य किसे बोला जाता था। अगला प्रशासनिक इकाई, तो जो देश होता था उसको बोलते थे भुक्ति। पश्चिम भारत के प्रांतों को देश बोलते थे। पश्चिम भारत मतलब गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या बोलते थे, देश बोलते थे। यहाँ के जो राज्य थे उनको ही क्या बोला जाता था, देश। और इनका शासक को बोला जाता था गोप्ता। पूर्वी भारत को बोलते थे भुक्ति। भोक्ति या भुक्ति पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में क्या आता है आपका, बंगाल आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भोक्ति या भुक्ति। और इसका प्रमुख होता था उपरिक। जिला, जिला को विषय बोला जाता था। विषय बहुत जगह आएगा, इस जो एंशियंट है वहाँ जिला को या तो आहार बोला जाएगा या विषय बोला जाएगा। तो इसका हेड कौन होगा, विषयपति। जिला परिषद का सदस्य को बोला जाता था महत्तर। ये डायरेक्ट आ जाता है कि महत्तर किसे बोलते, तो जिला की जो परिषद होती थी उसको बोला जाएगा महत्तर। नगर श्रेष्ठी, देखो इनकी बात मैं पिछले वाले वीडियो में कर चुका हूँ। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो ये देखने के बाद वहाँ जाएं तो पिछला कॉन्सेप्ट भी उनका क्लियर हो जाएगा। नगर श्रेष्ठी क्या होता था, उद्योगपतियों का समूह होता था। मैंने पहले बताया दो चीज़ें थीं, एक व्यापार से संबंधित समितियाँ होती थीं, दूसरा उत्पादन से संबंधित समितियाँ होती थी। पहले किसी वस्तु का उत्पादन करोगे फिर उसका क्रय विक्रय करोगे, वो व्यापार में आ जाएगा। तो उद्योगपतियों के समूह को क्या बोला जाता था, नगर श्रेष्ठी। सार्थवाय क्या था, जो व्यापारियों का प्रमुख होता था, इनका हेड होता था, उसको क्या बोला जाएगा, सार्थवाय। प्रथम कुलिक, शिल्पकारों का प्रतिनिधि होता था, उसको बोला जाता था प्रथम कुलिक। प्रथम कायस्थ किसको बोला जाता था, लिपिकों का प्रतिनिधि है, उसको बोला जाता था प्रथम कायस्थ। अब अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। एक्चुअली गुप्त काल का जो शुरुआती चरण था आपका 300 AD का, यहाँ पे तो अर्थव्यवस्था अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। धीमे धीमे करके डिक्लाइन होने लगेगी। स्वर्ण मुद्राएं मिलनी ही खत्म हो जाएंगी। स्वर्ण मुद्राएं क्या हैं, खत्म हो जाएंगी। तांबे, पीतल, पोटीन की मुद्राएं शुरू हो जाएंगी। मुद्राओं की संख्या जो बड़ी मात्रा में मिल रही है वो बाद में बहुत कम मात्रा में मिलेंगी। इससे लोगों ने अनुमान लगाया कि इस काल में व्यापार वाणिज्य की क्या हो गई, धीमे धीमे कमी होनी शुरू हो गई। व्यापार और वाणिज्य क्या हो गए, अपने ढलान पर पहुंचने लगे थे और अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी लास्ट तक पहुंचते पहुंचते। कर क्या था, उपज का 1/6 भाग कर था। राजा को भेंट स्वरूप दी जाने वाली फल और सब्जियां क्या कहलाती थी, भोग। आज भी हम लोग भोग लगाते हैं, लेकिन आज हम लोग भगवान जी को भोग लगाते हैं, पहले राजा को भी भोग लगाया जाता था। भूमि कर को क्या बोलते हैं, हिरण्य। भूमि कर को बोलते थे हिरण्य। खास तौर से जो तुम्हारा किस में लिया जाए कर, नगद में। मेय को क्या बोलते थे, अनाज। फिर आते हैं गुप्तकाल आपका यहाँ पे हो गया है ख़त्म। एक अगला वंश आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके जस्ट बाद शुरू होता है 550 AD में गुप्तकाल आपका ख़त्म होगा, और 606 AD में उसके बीच में क्या होगा कि बहुत छोटे मोटे शासक रहेंगे, तो वो जिक्र करने लायक नहीं है, लेकिन बाद में उनका सबका जिक्र करूँगा, है ना। तो अभी जो मेन शासक आएंगे वो 606 AD में आएंगे। इनका नाम सबने सुना होगा, पुष्यभूति वंश। BPSC में क्वेश्चन आया था कि पुष्यभूति वंश की स्थापना खास तौर से किसने की थी, तो इसको एक पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। इसका प्रथम शासक रहेगा प्रभाकर वर्धन। अब प्रथम शासक वास्तविक वाला ये था, इसी का पुत्र रहेगा फिर हर्षवर्धन। बाकी जो मेन शासक था वो पुष्यभूति था, तो उसी के नाम पे वंश चल रहा है। लेकिन जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ तो केवल इतनी जानकारी चाहिए कि इसका संस्थापक था पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन इसका मेन प्रथम वास्तविक शासक था, फिर आएंगे हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन के बारे में जानकारी ले लेते हैं क्या थी। तो हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक बोला जाता है इसको, अंतिम महान। मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या हर्षवर्धन को प्राचीन भारत का अंतिम महान शासक कहना उचित है कि नहीं है, तो इस पे आपको लिखना पड़ता है डिटेल में। 606 AD में शासक बना हर्षवर्धन। 606 ईस्वी में क्या करेगा, शासक बनेगा और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाएगा। इसके पहले राजधानी क्या चल रही थी आपकी, विदिशा बीच में चली गई थी, पटना थी उसके पहले, तो अब ये कन्नौज को राजधानी बनाएगा। शशांक से इसका युद्ध होगा। बंगाल में एक शासक था, गौड़वंशी शासक, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। इसका नाम था शशांक। बहुत ही उपद्रवी शासक था। इसने बोधि वृक्ष जो है ना बोध गया में, उसको कटवा दिया था। इसी ने ही कटवाया था। बोधि वृक्ष को क्या करेगा, ये कटवा देगा। तो इसका शशांक से इसका युद्ध होगा। युद्ध में उसको हरा देता है, बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है शशांक की। अब दक्षिण भारत में क्या है, दक्षिण भारत अभियान में पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है, इसको पराजय करता है। पुलकेशिन द्वितीय से इसका युद्ध होगा और इसकी पराजय होती है। किसकी, हर्षवर्धन की। इसकी जानकारी हमको मिलती है ऐहोल अभिलेख से। ये अभिलेख जितने भी बताएं सबको किसका है वो और किसके बारे में। तो ऐहोल अभिलेख जो है आपका वो है रवि कीर्ति का। रवि कीर्ति एक दरबारी कवि थे पुलकेशिन द्वितीय के, उन्होंने लिखा था ये अभिलेख। और ये हर्षवर्धन खुद में एक कवि था। इसने 3 पुस्तकें लिखी थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। डायरेक्ट ये फैक्ट, यहाँ पे एक एक शब्द आपका क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे वही चीज़ें दी हैं, फालतू की चीज़ें दी नहीं। तो हर एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 3 पुस्तकें थी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये किसी और से उसने लिखवाई थी, अपने नाम से वो कर दिया था, बट ऐसा नहीं है। इसको मानते हैं कि हर्षवर्धन ने लिखी थी। प्रयागराज में ये क्या महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और कन्नौज में भी एक धर्मसभा की वो करता था आयोजन। हर 5 साल में महामोक्ष परिषद का आयोजन करेगा। खुद बौद्ध धर्म का था, लेकिन ये शैव और विष्णु धर्म के मानने वालों को भी सबको दान देता था। ये महामोक्ष परिषद में कहा जाता है कि सोने चांदी भी दान में देता था। इसी के काल में क्या होगा, होयनसांग आएगा। इसी के काल में होयनसांग 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक यहाँ पर रहेगा, भारत की यात्रा करेगा। होयनसांग ने इसका वर्णन किया कि इसके काल में ना जो आपका सामंतवाद है अपने चरम पे आ गया था। कानून व्यवस्था थी बहुत ही बदतर हो गई थी। हर्षवर्धन खुद 2 बार लौट गया था, रास्ते में उसको लूट लिया गया था। तो कानून व्यवस्था बदतर थी। और अगले फैक्ट पे आ जाते हैं। बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित्र भी लिखी है और कादम्बरी। तो बाणभट्ट और उसकी पुस्तक वो किसके दरबार में था, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। नोट, अब ये नोट में करके एक जानकारी दी गई है कि होयनसांग जो है आपका, उसने एक पुस्तक लिखी थी CU की, चाइनीज़ था, चाइनीज़ भाषा में पुस्तक लिखी और इसको इंडिया को इसने बोला था इंदू। होयनसांग के बारे में इसने लिखा था हर्षवर्धन क्या था, नहीं, होयनसांग ने लिखा हर्षवर्धन के बारे में कि हर्षवर्धन वैश्य जाति का था। जो शूद्र लोग थे वो कृषि करते थे, खेती करते थे। और कन्नौज में धर्मसभा का आयोजन होता है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका होयनसांग भी चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगला जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे अगले वंश के बारे में, ख़ास तौर से गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश बंगाल वगैरह में थे, राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों वंशों के बारे में चर्चा करेंगे, प्लस इनका जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।